बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 5 वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके तमाम बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए गए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन इसी वीडियो में बता दिया गया है, एंड में उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछता है व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है, कलेक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशंस है। जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट में आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें, डिजाइन करें, उसकी मेंटेनेंस करें। इस सारे प्रोसेस को वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता है व्हाई डू यू लर्न वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों सीखते हैं? तो वेब डेवलपमेंट बेटा एक वैल्यूएबल स्किल है। आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है, लोग वेबसाइट्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज की वेबसाइट्स बनाते हैं। इसी तरीके से लिटरेसी मतलब पढ़ने के मौके मौजूद है वेबसाइट्स के जरिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मौजूद हैं। तो हम कोई से दो लिखते हैं। पहला हमने लिखा डिजिटल लिटरेसी, कि जब आप वेब डेवलपमेंट लर्न कर लेते हैं तो आपको यह आ जाता है कि वेबसाइट कैसे बनानी है। अब आप किसी भी पर्पस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, यकीनी बात है आपके रोजगार का मौका बन जाएगा। सेकंड उसने लिखा कैरियर अपॉर्चुनिटी, कि जब आप वेबसाइट डेवलप करना सीख लेते हैं तो आज की बढ़ती हुई फील्ड जो कि आईटी की फील्ड है, इसमें आप वेब डेवलपर कहलाते हैं और आपके लिए बहुत सारी जॉब्स के मौके खुल जाते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा है उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप वेबसाइट बिल्ड करना जान जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट की मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज खुद से सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखता है वो क्रिएटिविटी, कि वेबसाइट बनाना सीखने से आपके अंदर क्या आती है? क्रिएटिव स्किल्स बनती हैं। क्यों? वेबसाइट खूबसूरत होनी चाहिए, वेबसाइट इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए आप बहुत सी और मजीद स्किल सीखते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन। फिर आपके पास 5वें नंबर पे लिखता है एंटरप्रेन्योरशिप, कि वेब डेवलपमेंट की स्किल आने से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो आपसे कहता है व्हाट आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब जो वेब डेवलपमेंट है इसमें वेबसाइट्स और वेब एप्स बनाई जाती हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड और एक फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है। फ्रंट एंड का मतलब है कि वेबसाइट का वो पोर्शन जो आपको यूजर को नजर आ रहा है सामने, तो इट फोकस ऑन व्हाट यूजर सी एंड इंटरैक्ट विद ऑन अ वेबसाइट। मतलब जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जो फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है, उसकी डिजाइनिंग, उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या रखा गया है, उसकी तस्वीर क्या आ रही है, उसका जो मटेरियल है वो, ठीक है, वो इंटरैक्टिव है या नहीं, तो ये चीज इसका फ्रंट एंड कहलाता है। जिसमें नॉर्मली लैंग्वेजेस इस्तेमाल क्या की जा रही हैं आपके कोर्स में जो है वही पढ़ाई जाएंगी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछता है व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट। अब वेबसाइट बेटा जिस तरह सामने नजर आ रही होती है, जब आप कोई क्यूरी करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आखिर वो डेटा कहां जाता है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, ये वेबसाइट कैसे फंक्शन कर रही होती है, इसका डेटाबेस कहां है, इसको बैक एंड कहते हैं। तो इट मैनेजेस द बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट, जिसमें आपके सर्वर मैनेजमेंट भी आ जाती है, आपके डेटाबेसेस आ जाते हैं, आपके एप्लीकेशन की लॉजिक आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछता है बेटा व्हाट आर वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर्स क्या हैं? वो कंप्यूटर्स जिन पर आप अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर यूआरएल मिल जाए और उस यूआरएल पे आपका यूजर हिट करे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो। ऐसी मशीन को, ऐसे कंप्यूटर को बेटा वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर पे हमेशा लाइव आईपी एड्रेस होता है। लाइव आईपी से मुराद उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट वहां पर होस्ट करेंगे, होस्टिंग से मुराद आप किराया देके
1 साल के लिए वहां पर जगह परचेज करते हैं, हार्ड डिस्क में स्पेस परचेज करते हैं। जब आप उनकी हार्ड डिस्क में स्पेस परचेज करते हैं, अपनी फाइल्स को वहां अपलोड करते हैं, वेब सर्वर की सर्विसेज उसको लाइव कर देती हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो चलना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे पूछता है डिफाइन डेटाबेसेस। अब डेटाबेस जो होता है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसे हम स्टोर करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। लाइक यूजर इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके पासवर्ड हो सकते हैं, क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट की डिटेल्स हो सकती है, कोई वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है, किसी बैंक की वेबसाइट है तो बैंक के यूजर्स का डाटा हो सकता है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है ऐसी शक्ल में कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप डाटा को रिट्रीव भी कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा व्हाट इज बैकएंड। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग क्या है? बैकएंड प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस कुछ हैं जैसे कि PHP, पाइथन, रूबी। दे हैंडल टास्क सच एज प्रोसेसिंग फॉर्म्स, मैनेजिंग यूजर लॉगिन्स। अब देखें आप क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे जब इंटरफेस पे अपना यूजर बनाते हैं, अब ये जो यूजर बना है आप यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ये जाता है डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में मैच करता है। अगर मैच कर जाए तो आपका लॉगिन हो जाता है, नया इंटरफेस आ जाता है। अगर ना मैच करे तो नया इंटरफेस नहीं आता, बल्कि वो कहता है इनकरेक्ट लॉगिन या इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये जो पीछे लॉजिक लगाई हुई है कि कैसे यूजर नेम आएगा, कैसे पासवर्ड आएगा, कहां से मैच करना है, कैसे लॉगिन करवाना है, इस लॉजिक को बेटा बैकएंड डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। अच्छा, अब जब आप कोई लॉगिन सिस्टम बनाते हैं तो फुल स्टैक डेवलपर जो है वो यूजर इंटरफेस बनाता है। यूजर इंटरफेस से मुराद आपकी जो स्क्रीन यूजर को नजर आनी है, जो फ्रंट पेज यूजर को नजर आना है फ्रंट एंड के लिए, और यूजर ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है ताकि डेटाबेस इंटरेक्ट कर सके बैक एंड पे। तो फुल स्टैक डेवलपर जो होता है इसका मतलब ये है कि वो फ्रंट एंड पे भी काम करता है और बैक एंड डेवलपमेंट पे भी काम करता है, दोनों चीजों को जानता होता है अच्छे से और दोनों चीजों पे काम करता है एज ए प्रोजेक्ट। फिर आपके बेटा लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज HTML। अब HTML जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब की लैंग्वेज है। इससे बनता है बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के काम आती है। आप यूं समझ लें कि अगर वेबसाइट एक बिल्डिंग है तो HTML उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो मार्केट में मौजूद है बिगिनर लेवल पे वो क्या है, HTML। क्वेश्चन 11 में बेटा आपसे पूछा गया है कि डिफाइन टेक्स्ट एडिटर। डिफाइन टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपके कंप्यूटर में नोटपैड मौजूद है, नोटपैड प्लस प्लस मौजूद है, सबलाइम टेक्स्ट मौजूद है, विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में आप अपने HTML का कोड लिखेंगे और उसके बाद उसे सेव करेंगे .html के साथ, तो आपकी HTML फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर का काम सिर्फ इतना ही है कि आप उसमें टेक्स्ट लिखते हैं। तो लिहाजा इस चैप्टर में अगर आप बात करें तो इसमें हम HTML का अपना कोड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपसे पूछा गया डिफाइन वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। तो लिखा हुआ है यू विल यूज दिस टू व्यू HTML फाइल्स एंड टू टेस्ट योर HTML फाइल्स। तो HTML फाइल्स का मजमुआ है क्या? HTML फाइल्स का मजमुआ बेटा आपकी वेबसाइट है। कॉमन वेब ब्राउजर जो मार्केट में मौजूद हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें गूगल क्रोम है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है और भी बेतहाशा ऐसे मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपसे पूछा गया है हाउ डू वी क्रिएट अ बेसिक HTML एप्लीकेशन। तो अगर आपने एक छोटी सी HTML एप्लीकेशन बनानी है, चाहे उसकी फंक्शनैलिटी बहुत छोटी हो, तो उसके स्टेप्स क्या हैं? बेसिक HTML एप्लीकेशन के स्टेप्स पूछे गए। सबसे पहले बेटा आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद अपने HTML कोड को लिखेंगे उस फाइल में और उसके बाद सेव करेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल हम एक जो है फाइल बनाते हैं, उसमें जब अपना HTML का कोड लिखते हैं, सेव करते वक्त आपने एक्सटेंशन क्या देनी है, .html। तो वो अब टेक्स्ट फाइल नहीं रहेगी बल्कि HTML की फाइल बन जाएगी और जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी वेब ब्राउजर में। ठीक है।
क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया हाउ डू वी व्यू द HTML फाइल। हम अपनी HTML फाइल को कैसे देख सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर वो HTML फाइल है आपने डबल क्लिक करना है, तो आपके उस HTML फाइल में जितना भी टेक्स्ट है वो आपके वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट आर HTML बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। ठीक है। अब जब आप एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट के कौन से हिस्से होते हैं, इनको बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम इसे लिखते हैं टैग्स को, नॉट ऑफ डॉक टाइप HTML, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप आपने लिख दिया कि HTML। इस लाइन से आपके ब्राउजर को यह पता चल जाएगा कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बेटा आपने HTML का टैग लिखना है, ये आपका रूट एलिमेंट है HTML पेज का। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है हेड का टैग। हेड का टैग क्या कहलाता है, बताता है मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप हेड के टैग में टाइटल देंगे, क्या देंगे, टाइटल देंगे। फिर उसके बाद है बेटा टाइटल। अब टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ द वेब पेज, टाइटल ऑफ द वेब पेज, जो कि कहां नजर आएगा, जब आप अपना ब्राउजर ओपन करते हैं ना, तो ब्राउजर में ऊपर जो टैब आ रही होती है सबसे ऊपर वाली बार, वहां पर आपको टाइटल नजर आएगा। फिर है बॉडी ऑफ द पेज, बॉडी में आप वो कंटेंट लिखते हैं जो आप अपने ब्राउजर पे, वेब पेज पे देखना चाहते हैं। अब इस बॉडी के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं। अगर आपने हेडिंग्स का टैग इस्तेमाल करना है तो उसका टैग है बेटा H, और इसके दर्जे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जो पैराग्राफ का टैग है उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है बेटा, P का टैग इस्तेमाल होता है। आगे हम देखेंगे कि इनमें पेयर टैग कौन से हैं और अनपेयर्ड टैग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज HTML टैग्स। अब HTML टैग्स क्या है, टैग को आप निशानी समझ लें। ठीक है। वो एलिमेंट्स जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, HTML टैग्स। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर HTML टैग्स की दो कैटेगरीज हैं, कुछ पेयर टैग्स हैं और कुछ जो है अनपेयर टैग्स हैं, जिन्हें सिंगुलर टैग्स भी कहा जा सकता है। पेयर टैग्स का मतलब यह है बेटा कि उसका स्टार्टिंग टैग भी आप बताएंगे और एंडिंग टैग भी बताएंगे। स्टार्टिंग टैग आप जो भी एलिमेंट लिखेंगे, जैसे एंगल ब्रैकेट में P लिखा है पैराग्राफ के लिए, तो फिर एंडिंग टैग में /P लिखेंगे, /P लिखेंगे। सिंगुलर टैग्स जो हैं उनमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, मतलब सिर्फ आपने स्टार्टिंग में ही लिखना है, एंडिंग इसकी नहीं होती, अनपेयर टैग्स कहलाते हैं। जैसे कि यहां एंगल ब्रैकेट में क्या आ गया, IMG, और इसी तरह यहां एंगल ब्रैकेट में क्या आ गया, BR, लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, अगली लाइन पे शिफ्ट करने के लिए, और IMG इमेज टैग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज क्रिएटिंग कंटेंट इन HTML। कंटेंट इन HTML क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो आप वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं अपने यूजर को, ताकि यूजर उसे रीड आउट करे, व्यू करे, उससे इंटरेक्ट करे। अब उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है बेटा, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आप अपने वेब कंटेंट के पेज पे, HTML पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया हेडिंग्स क्या है। अब जैसे आपके सामने जो पेज इस वक्त खुला हुआ है, हेडिंग बनी हुई है ना क्वेश्चन की, बोल्ड है, बड़ा साइज है, इसी तरह बेटा HTML पेज पे भी, वेब पेज पे भी आप हेडिंग्स बनाते हैं। हेडिंग की रेंज होती है, दर्जे होती हैं H1 से लेकर H6। अगर आप H1 सेलेक्ट करेंगे तो बड़ी हेडिंग आएगी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 उससे भी छोटी। तो ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर और हायरार्की बताती हैं वेब पेज के कंटेंट की। अगर आपने एक बड़ी हेडिंग के नीचे 4-5 सब हेडिंग्स बनानी है तो आप मेन हेडिंग H1 की रख लें और बाकी H2 या H3 की रख लें, और अगर किसी H2 हेडिंग के नीचे और सब हेडिंग्स बनानी है तो उसका लेवल आप क्या रखेंगे, H3 रखेंगे। ये इसलिए काम आता है। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग्स।
अब हेडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा, आप अपने पेपर में जब हेडिंग देते हैं तो बेसिकली आप अपने कंटेंट को सेक्शंस में तकसीम कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि अलग अलग हेडिंग के नीचे अलग पैराग्राफ बन जाए और पढ़ने में आसानी हो। तो लिहाजा इसका पहला फायदा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। हेडिंग्स हेल्प ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट इनटू सेक्शंस एंड सब सेक्शन। तो हेडिंग की मदद से आप अपने कंटेंट में सेक्शंस बना लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं। इससे यूजर को आपका कंटेंट रीड आउट करने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। दूसरा फायदा हेडिंग्स का क्या है बेटा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अपना वेब पेज बनाते हैं, तो जो आपने हेडिंग्स लिखी हैं आपकी, इसकी वजह से, हेडिंग्स की वजह से आपके पेज का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाती है। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका पेज सर्च इंजन की सर्च में, जैसे गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हैं, उस हेडिंग की बुनियाद पे वो सिलेक्ट हो जाएगा और पहले पेज पे नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में वो कहता है फायदा आपको तीसरा, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कि यूजिंग स्टैंडर्ड हेडिंग टैग्स इंश्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कि आपकी जो फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज है, आपका जो स्टाइल ऑफ द पेज है, ब्राउजर्स में, डिवाइसेस में नजर आने वाला, वो एक तरह का ही होता है। फिर मतलब आपके डिफरेंट ब्राउजर्स में भी वो एक जैसा नजर आएगा, डिफरेंट डिवाइसेस में भी एक जैसा नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा पूछा गया व्हाट इज पैराग्राफ टैग। तो जब आपने अपने वेब पेज पे, एचटीएमएल पेज पे पैराग्राफ क्रिएट करना होता है ताकि आप अपने सेक्शंस को रीडेबल फॉर्मेट में अलग अलग सेपरेट पैराग्राफ में तकसीम कर सकें, तो उसके लिए पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल होता है। पैराग्राफ टैग जो बेटा है वो पेयर्ड टैग है। पेयर्ड टैग से मुराद कि उसके स्टार्ट में आप एंगल ब्रैकेट के अंदर पी लिखेंगे और जब आपका पैराग्राफ का कंटेंट खत्म हो जाएगा तो आप एंगल ब्रैकेट से पहले क्या लगाएंगे, /p लगाएंगे, /p। तो ये पैराग्राफ टैग आपके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया बेटा लिंक टैग क्या होता है। अगर आपने अपने वेब पेज पर कोई हाइपर लिंक पेश करना है कि जिसपे बंदा क्लिक करे और वो किसी और वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो इसको हाइपर लिंक या लिंक टैग कहते हैं बेटा। लिंक इन HTML आर यूज्ड टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर। जब कोई शख्स आपके वेब पेज पे मौजूद हाइपर लिंक पे या लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो जाएगा उस वेब पेज पे जो आपने उस लिंक के साथ अटैच किया होगा। तो इसके लिए बेटा टैग इस्तेमाल होता है ए का। आप सबसे पहले एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं हाइपर रेफरेंस href इज इक्वल टू, आगे अपने लिंक का बेटा एड्रेस लिखते हैं http://example.com, ठीक है, http ऐसा ही है। और इसके बाद एक बार ये डालना है तो लिंक का एड्रेस ना बेसिकली मैं आपको चेक करवा देता हूं कि आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नोटपैड की फाइल ओपन करता हूं एम्प्टी, और नोटपैड की फाइल में मैं क्या करता हूं, अपने किसी वेबसाइट का क्या उठा लेते हैं, हम एक लिंक उठा लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने लिंक उठाया तो उस लिंक को हमने इस वेब पेज पे कॉपी किया, ठीक है। इस वेब पेज पे क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। तो ये देखिए ये आपका आ गया लिंक। अब इस लिंक से पहले आपने क्या करना और बाद में क्या करना है, यहां आपने डबल कोट्स लगा के एंगल ब्रैकेट लगा देनी है और इधर आपने क्या करना है, href, ठीक है, इज इक्वल टू और यहां पे डबल कोट्स लगा। तो ये आपका हाइपर लिंक बन गया बेटा जो कि आपने वहां पर डालना। फिर इसके साथ आप जो टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वहां पर वो लगाना है आपने। तो आपने लिखा विजिट BGU साइट, ओके हो गया। उसके बाद आपने इसका एंडिंग टैग लगाना है। तो इस तरीके से आपके पेज पे क्या शो होगा, टेक्स्ट विजिट BGU साइट। यहां पर जैसे ही बंदा क्लिक करेगा तो किस URL पे चला जाएगा, इस URL पे उसकी ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में है बेटा व्हाट इज इमेज टैग। इमेज कैसे आप प्लेस कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। इमेज भी HTML में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वेब पेज पे इमेजेस प्लेस करने होते हैं, ठीक है। अब उनका तरीका क्या है कि आप IMG का टैग लगाते हैं, SRC मतलब सोर्स इज इक्वल टू image.jpg। अगर तो आपकी लोकल डायरेक्टरी में इमेज पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट नाम दे देंगे। अगर वो आपकी लोकल डायरेक्टरी में नहीं पड़ा हुआ, कहीं और है, तो आप पूरा पाथ भी साथ देंगे।
उसके बाद आपने लिखा हुआ देखा है ALT इज इक्वल टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। तो ALT के आगे आप वो टेक्स्ट लिखते हैं जो अगर आपका इमेज खुदा ना खास्ता लोड ना हो रहा हो तो वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाए, अल्टरनेट टेक्स्ट इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है डिफाइन लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट से आपके पार्ट्स की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, जो आपका जो है आइटम्स हैं उनकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल नंबरिंग करनी है आपने 1 2 3 4, उसने कहा जी विच फ्रूट्स डू यू लाइक। अब आपने नीचे आपने 5 फ्रूट्स लिखने थे नंबरिंग देके 1 2 3 4 5। तो जी ये जो 1 2 3 4 5 आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसी को वो लिस्ट कह रहा है। इससे आपकी जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आता है और एवरीवन एक्सेसिबल हो जाता है, आसानी से, सिंपल हो जाता है, इजी टू लर्न हो जाता है। अब लिस्ट दो किस्म की होती है बेटा, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके अंदर नंबरिंग नहीं होती, बल्कि क्या लगे होते हैं, डॉट्स लगे होते हैं या कोई ना कोई और निशान आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे डॉट डॉट डॉट, एक डॉट लगाया पहला आइटम लिखा, फिर दूसरा डॉट लगाया अगली लाइन में दूसरा आइटम लिखा। इस लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बेटा क्या इस्तेमाल होता है, यूएल का टैग इस्तेमाल होता है। तो वो लिखता है अनऑर्डर्ड लिस्ट is used to group related item where specific order or sequence does not matter। तो इसमें नंबरिंग नहीं होती, चाहे पहला एलिमेंट तीसरे पे लिख दें, तीसरा एलिमेंट चौथे नंबर पे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए यूएल का टैग है और जहां खत्म होता है वहां पे क्या लगाते हैं, /UL लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहता है व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है बेटा, ये ग्रुप करती है रिलेटेड आइटम्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में, सीक्वेंस मैटर करता है 1 2 3 4। इसके लिए आप टैग लगाएंगे OL और एंड ऑफ द लिस्ट में क्या लगाएंगे, /OL। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा आपसे पूछा गया है हाउ डू वी क्रिएट टेबल्स इन HTML। अब देखिए टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज पे। इसके लिए जो टैग आप इस्तेमाल करेंगे वो है टेबल टैग, और जहां पर आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा वहां पे आप लिखेंगे /टेबल। टेबल्स में डाटा जो है रो और कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। जब आपने टेबल का टैग लिख लिया तो उसके लिए पहली रो क्रिएट करेंगे आप TR से। पहली रो में पहले डाटा आइटम में वैल्यू लिखने के लिए क्या लिखेंगे, TD। अब TD जो है वो टेबल डाटा है, मतलब उस सेल की वैल्यू है, और TR जो है वो पहली रो हो गई आपकी। जहां ये रो आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, /TR। तो उतनी वैल्यूज, उतने डाटा सेल बन जाएंगे जितने आपने TD टैग लगाए होंगे। इसके अलावा अगर आप हेडिंग शामिल करना चाहते हैं अपने टेबल में तो पहली रो आप क्या लगाएं, TH की लगाएं, टेबल हेडर की। इससे क्या होगा कि आपके हर कॉलम में हेडिंग आती चली जाएगी। क्या आती चली जाएगी, हेडिंग। तो लिहाजा पहले TR टैग, फिर हेडिंग टैग, और उसके बाद सेकंड रो के लिए आप TD टैग्स का इस्तेमाल करें जितने भी सेल में आप वैल्यूज प्लेस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट आर HTML कमेंट्स। अब HTML कमेंट्स क्या है? कमेंट्स जो है वो यूजफुल होते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होते आपके पेज पे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहे होते हैं, प्रोग्रामर को बता रहे होते हैं कि फलां सेक्शन मैंने किस काम के लिए लिखा है। जो रिमाइंडर होते हैं, कल को आपको दोबारा वो फाइल चेंज करनी पड़ जाए तो आपको याद आ जाए कि मैंने कौन सा कोड किस काम के लिए लिखा था, फ्यूचर एडिट्स के लिए रिमाइंडर्स। ठीक है, कमेंट्स जो है वो कभी भी आपके पेज पे शो नहीं होते हैं। आप टेम्परेरीली कोड को डिसेबल करने के लिए भी कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट का स्टार्ट कर दें उस कोड के उस लाइन पे जहां से शुरू करना है, और जहां तक कोड को आपने कमेंट करना है उसका एंडिंग टैग जो है वहां पे लगा दें। अब सिंटैक्स क्या है HTML कमेंट्स का, क्वेश्चन 28 में आपसे पूछता है। सिंटैक्स में बेटा स्टार्ट ऑफ द कमेंट में आपने एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश लगाना है, और एंड पे आपने क्या लगाना है, डबल डैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज करनी। जो भी टेक्स्ट आप इन दोनों मार्कर्स, इन दोनों निशानों के दरमियान में लिखेंगे, चाहे वो 1 लाइन पे हो, 2 लाइन पे हो, 3 लाइन पे हो, वो सारा का सारा कमेंट समझा जाएगा और उसको ब्राउजर पे नहीं भेजा जाएगा। वो आपकी स्क्रीन पर ब्राउजर पे जब आप वेब पेज ओपन करेंगे नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 से बेटा नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है विच इज CSS। CSS से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग
स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट को HTML के साथ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि आप अपने पेज के लेआउट को, अपने पेज के डिजाइन को, अपने पेज पे यूज होने वाले कलर्स को, फॉन्ट्स को बेहतर बना सकें। तो CSS जो है विजुअल अपीयरेंस को बेहतर बनवाता है वेब पेजेस की। इससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है क्योंकि पेज आपका अट्रैक्टिव हो जाता है। तो CSS अलाउ वेब डेवलपर टू कंट्रोल द कलर, फॉन्ट्स, लेआउट एंड ओवरऑल डिजाइन ऑफ HTML एलिमेंट्स। CSS की मदद से आपने जो वेब डेवलपर्स हैं वो अपने पेज में कलर्स ऐड करते हैं, डिजाइन ऐड करते हैं और अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं। तो वेब पेज ज्यादा खूबसूरत दिखेगा CSS इस्तेमाल करने के बाद। अब CSS का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? कि स्ट्रक्चर ऑफ CSS में स्टाइल अप्लाई करना है अपने HTML एलिमेंट्स पे, तो लिहाजा इसमें वो रूल्स होते हैं जिसमें सेलेक्टर भी शामिल है और डिक्लेरेशन भी शामिल है। सेलेक्टर क्या करेगा? सेलेक्टर आपको बताएगा कि किस HTML एलिमेंट पे स्टाइल को इंप्लीमेंट करना है। जैसे आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पढ़े हैं ना बेटा, हेड सेक्शन पढ़ा है, बॉडी सेक्शन पढ़ा है, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको बताएगा कि जो स्पेसिफिक स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल कलर की प्रॉपर्टी है तो कलर की वैल्यू कौन सी लगानी है, ठीक है, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। क्वेश्चन 31 में आपसे पूछा गया हाउ डू वी इंटीग्रेट CSS इन HTML। अब HTML और CSS को दोनों को इकट्ठे कैसे इस्तेमाल करना है? जब आपने CSS को इंटीग्रेट करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ तो आपने क्या करना है? 3 तरीके हैं। या आप इनलाइन से मुराद उसी डॉक्यूमेंट में लिखते रहें, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल स्टाइल है। तो 3 स्टाइल से आप कर सकते हैं। पहला इनलाइन स्टाइल, दूसरा इंटरनल स्टाइल और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया बेटा व्हाट इज इनलाइन स्टाइल। अब अगर आप इनलाइन स्टाइल मेथड जो है वो फॉलो करते हैं CSS का इंटीग्रेट करने का HTML में, तो इसका तरीका ये है कि जब भी आप HTML का टैग लिखेंगे, टैग की वैल्यूज देने के बाद आप स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और CSS के स्टाइल एट्रीब्यूट में जो भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बनती हैं आप साथ के साथ मेंशन करते चले जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा इनलाइन स्टाइल। इसके बरक्स जो सेकंड मेथड है क्वेश्चन 33 में पूछा गया है व्हाट इज इंटरनल स्टाइल। अब इंटरनल स्टाइल का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे पेज को आप एक ही फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपके पेज का जो हेड सेक्शन होता है स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में, आप उस HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में स्टाइल का टैग इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि जी बैकग्राउंड कलर ये होगा, फोरग्राउंड कलर ये होगा, बॉर्डर ऐसा होगा। वहां सारी प्रॉपर्टीज आप उधर ही डिफाइन कर देते हैं जो कि पूरे पेज पर इंप्लीमेंट हो जाती हैं। इस स्टाइल को इंटरनल स्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा आपसे पूछता है व्हाट इज एक्सटर्नल स्टाइल। अच्छा, ये मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टाइल है जिसे एक्सटर्नल स्टाइल कहते हैं। इसमें आप CSS की फाइल ही अलग बनाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल इस्तेमाल होता है। आप CSS की फाइल सेपरेट बनाते हैं जिसको HTML डॉक्यूमेंट में बाद में लिंक कर दिया जाता है हेड सेक्शन में। जब आप उसे लिंक टैग के जरिए हेड सेक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली वो वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंप्लीमेंट हो जाती हैं। इससे आपका जो HTML का कोड है वो क्लीन रहता है, वो जंबल्ड अप नहीं होता, उसके अंदर CSS का मिक्सचर नहीं बनता, ठीक है। तो आसानी से आप हर पेज के लिए अलग CSS भी इसके लिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बेटा आपसे पूछता है हाउ कैन वी क्रिएट लेआउट एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट ऑन वेब पेजेस। अब लेआउट कैसे क्रिएट किया जाता है, वेब पेज को जो कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वेब डिजाइन में। तो CSS जो है वो आपको ये फायदा देती है, बेनिफिट देती है बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मेथड्स। अब ये जो लेआउट के मेथड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट के मेथड हैं, उनमें क्या है? पहला डिव सेक्शंस। डिव्स और सेक्शंस बनाते हैं आप अपने पेज के। अब उन डिव्स और सेक्शन पे आप CSS लगा सकते हैं। इसके अलावा CSS ग्रिड है आपके पास और तीसरा ऑप्शन है CSS फ्लेक्स बॉक्स का। तीनों को अलग अलग अगले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में वो आपसे पूछता है व्हाट इज डिव्स एंड सेक्शन। अब ये जो एलिमेंट्स है बेटा डिव और सेक्शन, ये कंटेंट को एक जगह ग्रुप करने के काम आते हैं, एक जगह ग्रुप करने के। अब जब आप डिव बनाएंगे या सेक्शन बनाएंगे और उसके ऊपर एक CSS स्टाइल अप्लाई करेंगे
तो लिहाजा आपके पूरे डिवीजन या पूरे सेक्शन पे वो स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ द सेक्शन भी इन्हीं से की जाती है। 37 क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सीएसएस ग्रिड क्या है। ग्रिड लेआउट जो है वो भी पावरफुल टूल है लेआउट्स को, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को हैंडल करने का। तो इससे हम आइटम्स को ग्रिड फॉर्म में अरेंज करते हैं। ग्रिड फॉर्म क्या होता है बेटा? रोज और कॉलम की फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स भी लेआउट का टूल है बेटा, जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव वे मौजूद है आइटम्स को अरेंज करने का। ठीक है, जब आप रोज और कॉलम में अपने आइटम्स को अलाइन अप करने लगते हैं तो उसमें आपको सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स जो लेआउट टूल है ये बहुत कारआमद साबित होता है। थर्ड कैटेगरी आपके जो चैप्टर की है वो है बेटा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा बात आपके चैप्टर में नहीं की गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन 39 में पूछा गया व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाते हैं, एंगेजिंग बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो डेवलपर्स इसकी मदद से एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, गेम्स क्रिएट करते हैं और ऐसे रिस्पॉन्सिव फीचर जैसे कि आप बटन पे क्लिक करें या अपना माउस होवर ओवर करें, मतलब ऊपर माउस लेकर आए तो वो कुछ रिएक्शन शो करे। तो ये किस मदद से हो रहा होता है? ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होता है। जो सादा आपका HTML और CSS का पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, वो इंटरैक्टिव नहीं होता, वो क्लिक करने पे बॉक्स को सामने शो नहीं करता, कोई नई तस्वीरें नहीं शो करता। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में भी और बाकी तमाम लैंग्वेजेस में भी जब आपने डेटा स्टोर करना होता है तो आप वेरिएबल्स का सहारा लेते हैं। तो आप जब डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल डिफाइन करके करते हैं। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी कंटेनर, एक मेमोरी कंटेनर है जिसमें इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं ताकि आप बाद में अपने कोड में उस इंफॉर्मेशन को यूज भी कर सकें और अगर कोई मैनिपुलेशन उस पर करनी है तो आप मैनिपुलेशन भी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में है बेटा आपके पास हाउ वी डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है बेटा वेर का या लेट का या कांस्टेंट का कीवर्ड CONST। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वेर, लेट और कॉस्ट। व्हाट आर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन जो है बेटा रीयूजेबल कोड ब्लॉक को कहते हैं। ऐसा कोड जो एक बार आपने बना लिया तो आप बार बार उसे इस्तेमाल कर सके, एक मॉड्यूल को फंक्शन कह सकते हैं आप। इस फंक्शन के अपने कुछ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, मतलब वो वैल्यूज जिनके ऊपर ये वर्क करेगा और ये आउटपुट जनरेट करके देता है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक छोटा प्रोग्राम जो आप जब चाहें और जिस प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 43 है बेटा व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो पैरामीटर आपके क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर आपकी इनपुट वैल्यूज होती है। क्या होती है? इनपुट वैल्यूज। वो इनपुट वैल्यूज जिसके ऊपर आपके फंक्शन ने काम करना है उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। एक फंक्शन मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो है वो ले सकता है, उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 सो एंड सो ऑन, जितने आपके फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड का फंक्शन बनाया है तो ऐड के फंक्शन में दो पैरामीटर तो लाजिम होने चाहिए A + B, ताकि A और B को ऐड किया जा सके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड टैग इन HTML। कि हेड टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आपकी रिवीजन है बेसिकली। तो इस सेक्शन में मेटा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपके टाइटल वगैरह, इसको हेड टैग कहते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा गया और जो वाकई पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फर्क है। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है UL है, ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है बेटा वो क्या है OL। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नंबरिंग कर रहे हैं कुछ चीजों की, जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी लेक्चर में कि आपने लिखना है फ्रूट्स वी लाइक, अब आपने लिखा बनाना, एप्पल, ऑरेंज, लेमन, इसकी तरतीब नहीं लगा रही, आपने क्या लिखा है लिस्ट ऐसे बनाई है डॉट 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 डॉट,
पहले आइटम पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी मार्कर से डॉट लगे हुए हैं, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और अगर आपने लिस्ट ऑफ आइटम ऑर्डर के साथ लिखनी है तो फिर आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग मैटर करेगी ना, फिर सीक्वेंस मैटर करेगा, इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन HTML। तो पहले तो कमेंट होता क्या है, आपका कोड का वो हिस्सा जो कि एग्जीक्यूट नहीं होना, उसे क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। अब HTML पेज में कमेंट ऐड करने के लिए जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं बेटा, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 डैश, और एंड जहां पर आपने करना होगा वहां पे आपने क्या करना है, 2 डैश और एंगल ब्रैकेट। इसकी एग्जांपल देखें, लास्ट लाइन में शो की हुई है दिस इज आ कमेंट लिख के। अब ये जो कोड है ये आपके HTML के पेज पे शो नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है, ये आपके पेज की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आपकी ये मदद करता है कि कल को आपको कोई फाइल चेंज करनी हो तो आपको पता चल जाए मैंने फलां सेक्शन किस काम के लिए लिखा था, इसमें आप अपने हिंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर डिफरेंट वेज टू अप्लाई CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट। तो 3 तरीके बेटा हमने पढ़े टू इंटीग्रेट द CSS विद HTML। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ कैन यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन एन HTML फाइल। जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल में कैसे एम्बेड किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसका भी मेथड जो है एम्बेड करने का सबसे पहला मेथड है, वन ऑप्शन इज टू यूज इनलाइन जावास्क्रिप्ट, कि आप HTML टैग्स के साथ ही जावास्क्रिप्ट के भी बिहेवियर लिखते चले जाएं, जिससे जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली इवेंट प्रॉपर्टीज HTML एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएगी, जैसे कि ऑन क्लिक का बिहेवियर, ऑन लोड का बिहेवियर। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया बेटा सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन HTML। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एरर है, तो मैंने आपको ठीक हाइपर रेफरेंस लिखवाया है बेटा, आपने नोट्स में यहां पर ये चेंज कर लेना, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं इसका आपको थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा करके दे देता हूं ताकि जो है आपको देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब आप देखें इसको, तो आपने क्या किया, बेसिकली ए का टैग लगाया है, href https://bzu.edu.pk, ये आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लिखना है जिसको आप चाहते हैं कि वो ओपन हो जाए, और फिर वो टेक्स्ट लिखना है जो आपके पेज पर शो हो। आपके पेज पर ये टेक्स्ट शो होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी, ये वाली वेबसाइट खुलेगी। इसको बेटा हाइपर रेफरेंस कहते हैं। तो हाइपरलिंक ऐसे आप एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज में। इसको उठा के आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है सिंटैक्स में बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास फंक्शन ऑफ द div टैग इन HTML। अब जो div टैग है HTML में और सेक्शन का टैग है, div और सेक्शन के टैग से अपने कंटेंट की आप ग्रुपिंग करते हैं, अपने कंटेंट की ग्रुप करते हैं। और वो ग्रुप करना आपके किस काम आता है कि जब आप CSS इस्तेमाल करते हैं स्टाइलिंग के लिए और अपना CSS इस्तेमाल करते हैं आप अपने कंटेंट को टेबल्स में पोजीशनिंग के लिए, तो div और सेक्शन के टैग आपको काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल टैग इन HTML। अब जो HTML में टेबल टैग है वो टेबल इंसर्ट करने के लिए है, ताकि आप अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रोज और कॉलम की फॉर्म में पेश कर सके। इससे आपका डाटा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। तो टेबल का टैग स्टार्ट में लगाएंगे और स्लैश टेबल का टैग आप एंड में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है बॉक्स मॉडल इन CSS। बॉक्स मॉडल का मतलब है बेटा फ्लेक्स बॉक्स। अब हमने लेआउट के टूल्स पढ़े थे जिसमें हमने CSS फ्लेक्स पढ़ा है और फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है लेआउट का टूल है, रिस्पॉन्सिव वे है, फ्लेक्सिबल वे है टू अरेंज द आइटम्स इन रोज एंड कॉलम, अरेंज द आइटम्स इन रोज एंड कॉलम। तो आपका फ्लेक्स बॉक्स मॉडल जो है वो बॉक्स में या टेबल में आइटम्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के काम आता है। अब ये बेटा हमारे जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वहां पे इंशाल्लाह क्यूरी को क्लियर कर देंगे।